नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। जी नमस्कार। तो दर्शकों, जिस तरीके से मनी वाले में अक्सर हम बात करते हैं फाइनेंस से संबंधित किस तरीके के इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, क्या कुछ जानना जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। वहीं अगर आज की हम बात करें तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, कैसे इसे किया जा सकता है। देखिए, डीमेट अकाउंट को तो हम समझते ही हैं, ये भी एक तरीके के बैंक अकाउंट की तरह होता है जहां पर हम अपने शेयर्स रख सकते हैं, तमाम इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर बात की जाए आज के कार्यक्रम में जो कि हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, बहुत सारे हमारे दर्शक है उनके मन में ये आएगा कि क्या हम कई डीमेट अकाउंट भी रख सकते हैं। तो राजीव सिंह जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डीमेट अकाउंट क्या एक से ज्यादा भी रखे जा सकते हैं। जी देखिए, इसका जवाब है यस। हाँ, हम एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट रख सकते हैं। जैसे हम बैंक में मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, वैसे मल्टीपल ब्रोकर के साथ हम मल्टीपल डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं जी। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से क्या होता है कि अलग अलग ब्रोकर हैं, अलग अलग ब्रोकर अकाउंट खोलते हैं, कहीं पे कुछ छूटें मिल रही हैं, कहीं पे कोई सुविधा मिल रही है, तो इसके वजह से लोग वहां पे अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। दूसरा ये होता है कि अपने पास जो इंडिया में जो मेन डिपॉजिटरी है वो दो है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो कई बार लोग उस चॉइस की वजह से भी अलग अलग डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन यस, हम एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। जी देखिए, शुरू में तो सामान्यतः हम एक ही डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी सिचुएशन तब हो जाती है जब हमारे अलावा हमारे परिवार में किसी अन्य सदस्य का भी जब डीमेट अकाउंट होता है, तो ट्रांसफर की ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें उनके अकाउंट में कुछ ट्रांसफर करना हो। यह समय के साथ साथ भी सर हम देखते हैं कि कई अकाउंट हम खुलवाते चले आते हैं जरूरत के मुताबिक। अब सवाल ये है कि आखिर क्या एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका प्रोसेस क्या है? जी देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि फैमिली में एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पिता पुत्र का अकाउंट है, अगर फादर चाहे अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करना तो ये बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के एक से ज्यादा ब्रोकर के पास अकाउंट है और किसी पॉइंट पे किसी समय पे उनको ये लग रहा है कि अभी हम क्या करेंगे कि सारे अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके, मतलब सारे शेयर्स को हम एक अकाउंट में लेके आके बाकी अकाउंट वो बंद करना चाहते हैं। तो दोनों केसेस में ये पॉसिबल है और हाँ, ये ट्रांसफर कराया जा सकता है और इसके कुछ सर्टेन प्रोसेस है जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यस, बिल्कुल ये शेयर ट्रांसफर पॉसिबल है एक डीमेट से दूसरे डीमेट में, और ये बहुत आसानी से अवेलेबल है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे बैंक में चेकबुक होता है, तो उसी चेकबुक से हम क्या करते हैं, चेक से किसी के नाम चेक लिख के हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही बैंक अकाउंट में जैसे आपको चेकबुक मिलता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट में आपको डीआईएस बुकलेट मिलता है, जिसके थ्रू आप ऑफलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। डीआईएस का पूरा नाम होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। जी, तो अगर इस प्रोसेस के बारे में आप बताएं। देखिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि हाँ, यानी कि किया जा सकता है, लेकिन आखिर प्रोसेस क्या है इसका? देखिए, तो हम प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो जो डीआईएस बुकलेट होता है, तो डीआईएस बुकलेट में अगर हम एक खाते से दूसरे खाते में शेयर ट्रांसफर करते हैं डीआईएस बुकलेट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन प्रोसेस बोलते हैं। डीआईएस के थ्रू ऑफलाइन प्रोसेस के बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि आपको जिस खाते में, जैसे मान लीजिए पिता को अपने पुत्र के खाते में शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वहां पे टारगेट आईडी में वहां पे पुत्र का जो भी डीमेट अकाउंट का डिटेल्स होगा, और डीपी आईडी से लेके ब्रोकर का नाम और वहां पे जो टारगेट जो डीमेट अकाउंट नंबर रहता है वो डिटेल आपको भरना होगा। इसके अलावा कौन से शेयर्स कितने क्वांटिटी में आपको ट्रांसफर करना है वो डिटेल भरना होता है। साथ में एक यहाँ पे एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं ISIN। वो नंबर डिटेल के साथ आप भरेंगे। वो भरने के बाद वो जो ये 2 कॉपी में रहता है, ओरिजिनल कॉपी आपको अपने ब्रोकर के यहाँ सबमिट करना होगा। सेकेंड कॉपी पे आप रिसीविंग लेना मत भूलिए, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस में चला जाएगा, फिर एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके कुछ सर्टेन चेक्स हैं जो ब्रोकर अपनाते हैं और वो करते हैं, उसके बाद ये शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। जी, डीआईएस की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के एक भ्रांति कह सकते हैं या सच है, ये तो आप ही हमें बता सकते हैं कि माना जाता है कि अपने ही अकाउंट में दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है डीआईएस के थ्रू? देखिए, डीआईएस के थ्रू आप
अपने ही अकाउंट में, एक अकाउंट से मतलब एक ब्रोकर में जो अकाउंट है दूसरे ब्रोकर के पास जो आपका ही अकाउंट है वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं डीआईएस के थ्रू। दूसरा ये है कि आप दूसरे अदर देन यू, मतलब आपके अलावा किसी और का अकाउंट है, आपके पुत्र का है, आपके पत्नी का है, आप उसके अकाउंट में भी डीआईएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कम क्लोजर प्रोसेस। उस केस में क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति का अकाउंट एक ही नाम से सेम सीक्वेंस में, वो सिंगल हो सकता है या मान लीजिए अगर जॉइंट अकाउंट भी अगर सेम सीक्वेंस में एक से ज्यादा ब्रोकर के पास है, और अगर वो चाहता है कि बाकी के अकाउंट बंद करके वो एक जगह ही लेके आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कम क्लोजर प्रोसेस बोलते हैं। ट्रांसफर कम क्लोजर का फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप करने के जहां पे भी आपको वो शेयर्स लेके जाना है वहां का हम सीएमएल लगाते हैं। सीएमएल को बोलते हैं क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, जो जिसमें आपके सारे डीमेट अकाउंट के डिटेल्स होते हैं। वो लगाने के बाद उस पर डीपी का स्टैंप लगता है, साथ में आपको अपने आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा, और ये कुछ सर्टेन प्रोसेस है, वहां पे ब्रोकर के पास जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ये सारे शेयर क्या होंगे, आप जहां चाहते हैं, जहां का डिटेल अपने टारगेट आईडी भर रखा है वहां पे वो सारे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो बाकी के अकाउंट वो आपके क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हम ब्रोकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं। क्या कुछ रोल यहाँ पर ब्रोकर का होता है? देखिए, ब्रोकर के थ्रू ही होंगे वो जितने भी होंगे। देखिए, जैसे इंडिया में हमने बताया 2 डिपॉजिटरी है, एक तो एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। तो ब्रोकर या तो एनएसडीएल का मेंबर होगा या सीडीएसएल का मेंबर होगा, या दोनों का मेंबर हो सकता है। वो डीमेट अकाउंट आपका कहाँ है बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें भी ये प्रोसेस होती हैं वो डिपॉजिटरी के जो भी पार्टिसिपेंट, जो मेंबर होते हैं, जो ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। तो ये ब्रोकर का रोल तो यहाँ पे है ही, बिना ब्रोकर के आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। जी, तो ब्रोकर का रोल यहाँ पर है ही, उसके बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर ब्रोकर ही आनाकानी करे तो फिर क्या? अब देखिए, आपने ये बिल्कुल सही बात कही। अब जैसे क्या है कि कहीं कभी कभी ये देखने को मिलता है कि किसी शहर में ब्रोकर का ऑफिस नहीं है, या मान लीजिए ब्रोकर का ऑफिस है लेकिन वहाँ पे स्टाफ कम होने की वजह से, या रीजन जो भी हो वहाँ पे अगर मान लीजिए उनके पास सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो कभी कभी वो आनाकानी करते हैं। अगर आप डीआईएस लेके, बुकलेट लेके, डीआईएस का जो एक कोई भी स्लिप आपने भर के, मान लीजिए डिटेल भर के आप वहाँ जमा करने जाए, तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पे ब्रांच में जमा नहीं होता, आप वहाँ पे हेड ऑफिस भेजिए। लेकिन आपको ध्यान देने वाली चीज है कि अगर हेड ऑफिस से होता है तो वो हेड ऑफिस का ही ब्रांच है। अगर यहाँ पे कोई लोकल ब्रांच है, ब्रांच अगर नहीं है तो वो दूसरी चीज है। अगर ब्रांच नहीं है तो आप उनके हेड ऑफिस या जहाँ कहीं भी वो ऑथराइज ऑफिस है, आप वहाँ पे कोरियर या रजिस्टर्ड डाक से आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जहाँ आपके शहर में अगर किसी का ऑफिस है, अगर मान लीजिए एक कंडीशन ये हो सकता है कि कानपुर में किसी का ऑफिस है और वहां से ये डीआईएस को प्रोसेस नहीं करते। देखिए, डीआईएस एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना दोनों में फर्क है। तो अगर वो डीआईएस प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं, एक्सेप्ट करके आपको वो अपने हेड ऑफिस भेज दें, वहां से वो प्रोसेस हो जाएगा। कई सारी कंपनियां तो आपको स्कैन बेसिस पे इसको प्रोसेस कर देती हैं, लेकिन स्कैन बेसिस पे अगर कस्टमर देगा तो शायद नहीं करेंगी, लेकिन उनका जो अगर कोई प्रतिनिधि है, जो उस कंपनी का जो अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो स्कैन करके अपनी ईमेल आईडी से करता है तो वो कंपनी एक्सेप्ट करके और उसको एग्जीक्यूट कर देती हैं। बाद में वो तो कंपनी का आपसी मामला है, वो अपना हेड ऑफिस वहां पे जो ओरिजिनल कागज है वो मंगा लेते होंगे। जी, अगर बुकलेट या हमारे पास ना हो, स्लिप ना हो, तो फिर क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा? देखिए, ये कभी कभी देखने को मिलता है कि कस्टमर्स के पास क्या होता है कि बुकलेट नहीं है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि अकाउंट खुलते टाइम पे कंपनी ने बुकलेट जारी किया हो और कस्टमर के को मिला भी है, लेकिन कस्टमर के पास अभी नहीं मिल रहा, खो गया। कुछ एक रीजन ही हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कंपनी ने इशू किया, अनडिलीवर्ड हो गया, डाक से नहीं मिला, किसी भी रीजन से। अब देखिए, रीजन कोई भी हो, अगर इन्वेस्टर या क्लाइंट के पास अगर वो बुकलेट नहीं है तो यस, वो बुकलेट मंगा सकता है। दूसरा, उसके लिए रिक्वेस्ट है। एक तो देखिए, वो फिजिकल में रिक्वेस्ट लेटर जारी कर लिख के दे सकता है, जमा कर सकता है कि आप हमें ये रिक्वेस्ट, हमें बुकलेट इशू करिए। जैसे देखिए, ये सिमिलर वैसे ही है जैसे बैंक से आपको चेकबुक चाहिए, तो चेकबुक के लिए क्या होगा, आपको वहां पर रिक्वेस्ट लेटर लिख के देना होगा कि आप हमें चेकबुक जारी करिए। तो ये वैसा ही है। तो आप वहां से रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं वहां पे ब्रोकर के ऑफिस में, या डायरेक्ट ब्रोकर को भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो उनके ऑनलाइन जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, या जो ऑनलाइन जहां पे वो इंटरनेट पे जो लॉगिन वहां पे प्रोवाइड करती हैं, वहां पे भी वो ये ऑप्शन रखती हैं कि आप वहां से ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने अगर रिक्वेस्ट कर दिया कि आपको डीआईएस चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, और वहां से ये प्रिंट होके, जैसा चेकबुक पे आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम प्रिंट होके आता है, वैसे ही डीआईएस बुकलेट के ऊपर आपका अकाउंट नंबर, सीरियल नंबर, आपका नाम बिल्कुल बाकायदा प्रिंट होके आता है। जी,
तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर होता है जब हम ब्रोकर के थ्रू अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं तो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी उस पर हो जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई जाती है ब्रोकर के थ्रू हमें उतना ही पता होता है, और अगर ऐसे में ब्रोकर हमें बुकलेट ना दे, ऐसी सिचुएशन होती है, तब फिर क्या किया जाए? क्या तब भी रिक्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, ब्रोकर ना दे वाली तो बात ऐसी नहीं हो सकती। हाँ देखिए, किसी भी वजह से मान लीजिए आपने जो रिक्वेस्ट किया या कस्टमर ने जो रिक्वेस्ट किया, किसी भी रीजन से मान लीजिए बीच में वो नहीं पहुंच पाया, ब्रोकर के पास समय से नहीं पहुंच पाया, तो आप रिमाइंडर जारी कर सकते हैं, रिमाइंडर लेटर दे सकते हैं या रिमाइंडर ईमेल या जो भी आपके पास फोन पे जो भी अवेलेबल चीजें जो साधन मौजूद है, आप वहां से रिमाइंडर दे सकते हैं। तो डीआईएस बुकलेट ना इशू करने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो आज तक हमने सामने कभी देखा है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि किसी भी रीजन से इसमें देरी हो सकता, ना देने वाली तो कोई बात आती ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रोकर आपको मना कर दे कि बुकलेट मैं आपको नहीं दे सकता हूं। जी, मना नहीं कर सकता आपको। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, देखिए ऑनलाइन प्रोसेस के ट्रांसफर की अगर बात की जाए, क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही होता जा रहा है, तो क्या यहाँ पर डीआईएस ऑनलाइन भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज के ज़माने में तो हर एक चीज़ डिजिटल होता जा रहा है। जैसे अकाउंट, अगर आपको किसी को डीमैट अकाउंट खोलना ही है तो वो डिजिटली खुल जाता है, बिना फॉर्म भरे आपका खुल जाता है अकाउंट वो। तो अब बात ये आती है कि क्या डीआईएस भी ई-डीआईएस अवेलेबल है? तो इसका आंसर है यस, ई-डीआईएस अवेलेबल है। ई-डीआईएस के थ्रू आप जो भी है ई-डीआईएस, इसका जो प्रोसेस होता है जो सीडीएसएल का, उसको ईजीएस प्रोसेस बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप शेयर्स एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक ये मेरी सलाह है उन लोगों के लिए कि जो अगर इंटरनेट या ऑनलाइन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, अगर वो जानते हैं, उनको जानकारी है इसकी, तभी वो इस प्रोसेस को फॉलो करें। और अगर उनको जानकारी नहीं है तो पहले इसकी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद प्रोसेस फॉलो करें। क्योंकि देखिए आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं ओटीपी के बेस पे, और ये शेयर्स भी आपको ओटीपी बेस पे ही ट्रांसफर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपको अगर जानकारी होगी, अगर सही जानकारी होगी तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे और गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। बिल्कुल, जब भी जानकारी की कमी होती है तो लोग अक्सर फ्रॉड से डरते हैं, तो ऐसे में क्या आप सलाह देंगे, ऑनलाइन की या ऑफलाइन की? देखिए, ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। जैसा कि हमने कहा कि देखिए ऑफलाइन तो आपका सेफ है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफलाइन में कभी कभी समय ज्यादा लग सकता है। वैसे लगता नहीं है इसमें प्रोसेस। जैसे हमने कहा कि अगर किसी का मान लीजिए आपके शहर में किसी का दफ्तर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर उसका हेड ऑफिस बॉम्बे है तो आपको बॉम्बे भेजना पड़ेगा, तो वो कोरियर या पोस्ट जो भी भेजेंगे तो इट टेक्स लाइक 3-4 डे, जितना भी टाइम समय लग सकता है, तो वहां पहुंचेगा, फिर वो प्रोसेस करेंगे। ऑनलाइन के केसेस में क्या होता है कि हमने भी देखा कि अगर कोई अकाउंट खोलना चाहता है तो 5 to 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, ऐसा ब्रोकर दावा करते हैं, और कई सारे जो ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल है। लेकिन आपको डीआईएस भी ऑनलाइन जो भी अगर आप शेयर्स एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो ई डीआईएस के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप इसको प्रॉपर जानकारी है तो फिर आप ये प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आपको जानकारी नहीं करना चाहते हैं तो पहले इसकी जानकारी इकट्ठा करिए, और जब आप समझ जाइए तब इस प्रोसेस को फॉलो करिए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही फास्ट है और आसान है, लेकिन आप जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही करिए इसको। जी, और कब आपको करना है कब नहीं, चलिए इस पे आपकी मदद कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शेयर ट्रांसफर करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और फिर ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, क्योंकि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी नॉलेज है और हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए, तो मैं आपको बताता हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है। ऑफलाइन वो हो गया है कि जहां पे आपने डीआईएस बुकलेट साइन करके दिया, जैसे बैंक में आप चेक लिख के देते हैं तो वो उसको भी हम ऑफलाइन ही बोलते हैं, कि आपने एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए, शेयर ट्रांसफर करने के लिए डीआईएस बुकलेट आपने साइन करके दिया, मतलब आपने वहां पे ऑर्डर दे दिया या फिर आपने जो भी एक रिक्वेस्ट दे दिया कि हाँ आप यहाँ पे हमारे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसको तो हम बोलते हैं ऑफलाइन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब फिजिकल में आपने डीआईएस बुकलेट साइन करा, वो आपके पास ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर वहां पे सारी चीजों का मिलान करेगा, टैली करेगा कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, जो आपने डिटेल शेयर्स का भर रखे हैं क्या वो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं भी कि नहीं। पता चला कि आपके पास XYZ शेयर्स हैं और आपने ABC भर रखा है, या मान लीजिए अगर ABC ही भरा है, आपके पास है 100 शेयर्स, आपने भर रखा है 120 शेयर ट्रांसफर करने का, तो इस केस में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको तो हम बोलते हैं ऑफलाइन प्रोसेस बोलते हैं। कुछ फिजिकल होता है, जी फिजिकल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन के केस मैंने बताया जैसे आपको EDIS के थ्रू आपको वो प्रोसेस जो भी रजिस्ट्रेशन करना होगा वहां पे ब्रोकर के थ्रू, NSDL CDSL जो भी जहां पे भी आपका अकाउंट है, और फिर वहां से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपको बिना कागज सबमिट किए ये आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जी,
तो अब मुझे लगता है कि काफी मदद होगी आपको ये समझने में कि आपको क्या फैसला लेना है। लेकिन अगर बात की जाए इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखने की आप सलाह देंगे, सावधानी बरतने की सलाह? देखिए, जब भी आप डीआईएस भरते हैं तो क्या है कि सावधानी आप रखिए जब भरते टाइम पे, नहीं तो क्या होगा कि वो रिजेक्ट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। मैं पहले तो फिजिकल की बात बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला तो क्या है कि जब आप डेट भरते हैं तो आप सावधानी से बढ़िए, क्योंकि अगर आपने कहीं पे मान लीजिए ओवर राइटिंग कटिंग कर दी तो फिर उसके रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आप वहाँ पे सबसे पहले डेट का होना जरूरी है, सही डेट आप डालिए। दूसरा क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी अगर मान लीजिए ऑफलाइन आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं एक खाते से दूसरे खाते में, तो वहां पे जिसके खाते में आप शेयर ट्रांसफर करते हैं उसके डीमेट का डिटेल डालना होता है, मतलब उसका डीपीआईडी डालना होगा, उस ब्रोकर का नाम डालना होगा, किस डीपी में आपका किस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है। फिर वहां पे आपको टारगेट आईडी मतलब एक्चुअल जो आपका डीमेट अकाउंट नंबर होता है वो भरना होता है। इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो फिर वहां पे कॉलम्स बने होते हैं कि जहां पे आप उसके शेयर का नाम भरिए, कितनी क्वांटिटी है वो आप तो एक तो उसमें भरिए नंबर्स में, फिर उसको वर्ड्स में भरिए, क्योंकि वहां पे मिसमैच ना, उसको डबल क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा होता है। इसके अलावा एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम बोलते हैं ISIN नंबर होता है। वो डिटेल भरने के बाद फिर आपके साइन होंगे। अगर सिंगल अकाउंट है आपका तो सिंगल साइन होगा, जॉइंट अकाउंट है तो दोनों लोगों के हस्ताक्षर होंगे ओरिजिनल में। फिर ये ले जाके आप वहां पर ब्रोकर को सबमिट कर सकते हैं। देखिए, नो डाउट ये एक बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए। तो क्या इस सुविधा का कोई शुल्क या चार्ज भी लगता है? ये बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, सुविधा तो हम ले रहे हैं, सुविधा की बात हमने करी, लेकिन सुविधा शुल्क भी लगता है क्या? तो बिल्कुल हाँ। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में कहीं पे भी जाएंगे तो हर सर्विस का चार्ज है। और क्योंकि आप एक बहुत सी बेसिक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में है और फ्री का सर्विस देता है तो कब तक देगा जी। तो फ्री में सर्विस बहुत ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई कंपनी कम लेती है कोई ज्यादा लेती है, तो वो फर्क भी बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसके जब भी आप शेयर ट्रांसफर कराते हैं तो इसके अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी शेयर एक खाते से दूसरे खाते में जब भी शेयर मूव होता है तो उसके कोई चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, बहुत लगभग सारी कंपनियां, सारे जो ब्रोकर्स होते हैं, एक इसमें AMC लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो वो तो आप ट्रांजेक्शन करें या ना करें आपको हर साल देना ही होगा जी। तो ये आपको सुविधा है तो उसका चार्ज डेफिनेटली लगता है। लेकिन अगर बात की जाए किसी तरह का अगर पे हमारा ड्यू है तो क्या ब्रोकर DIS को रिजेक्ट भी कर सकता है? जी बिल्कुल। जैसे हमने बात करी कि साल का AMC लेती हैं जो कंपनियां होती हैं, जो भी ब्रोकर्स होते हैं, AMC जिसको हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। मतलब अगर आप अकाउंट डीमेट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास मेंटेन कर रहे हैं तो उसके कुछ सर्टेन चार्ज है। चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होते, कुछ सैकड़ों में ही होते हैं। लेकिन अगर आपका चार्ज ड्यू है और आप मान लीजिए कि पहले से आपके 500 रुपये ड्यूज हैं और आप जो शेयर ट्रांसफर कराने ले गए इसके मान लीजिए सपोज 200 रुपये इसके चार्जेज होते हैं, तो जब तक आप वो 700 रुपीज पे नहीं करेंगे ज्यादातर ब्रोकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट इन द सेंस कि आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे, बोलेंगे कि हाँ आपके 700 रुपीज ड्यूज है, आप इस ड्यूज को पे करिए। और बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है तो पहले से उस ड्यूज को पे करके रखते हैं या अपने खाते में उतना एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, तो उनको परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर जिसके पास ड्यूज है, आपसे जो भी आप DIS बुकलेट जो भी जहां पे सबमिट कर रहे हैं, जहां पे शेयर ट्रांसफर करने के लिए, तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपके ड्यूज तो नहीं है। अगर ड्यूज है तो आप ड्यूज को आपको पे करना ही होगा। बिल्कुल। अगर हमें किसी तरह की दिक्कत हो रही है, शिकायत है हमारी कोई, तो इस शिकायत को कैसे दूर किया जा सकता है, कहाँ शिकायत की जाए? तो देखिए, अगर सर्विस सेक्टर में बात करें तो कोई भी कंपनी 100% क्लाइंट को सेटिस्फाई तो कर ही नहीं सकती। और एक तो पहली एक चीज होगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे ब्रोकर्स कभी कभी जानबूझ के भी, अगर मान लीजिए ब्रोकर के मान लीजिए सीनियर ऑफिशियल्स उसको वो नहीं करते, वहाँ पे परेशानी पैदा नहीं करते। कभी कभी होता है लोकल कोई उनके जो प्रतिनिधि है वो आपको परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कंपनी के अंदर ही उनका कंप्लायंस ऑफिसर होता है। कोई भी ब्रोकर होता है तो सारे ब्रोकर्स के पास उनका एक खुद का कंप्लायंस ऑफिसर होता है, तो आप उनके कंप्लायंस ऑफिसर को क्लेम कर सकते हैं। आजकल क्या है कि ईमेल के द्वारा भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ईमेल आईडीज ज्यादातर आपके पास जो भी कागजात हैं वहां पे अवेलेबल रहते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रोकर का कंप्लायंस ऑफिसर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता है, तो आप इसका कंप्लेन जो है NSDL, CDSL या SEBI को भी आप कर सकते हैं। वहां से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर आएगा और आपका काम पूरा होगा। जी देखिए, कोई भी काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। आज हमने आपको बताया कि इस तरीके से एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये काम अगर अभी तक आपको मुश्किल लगता था तो मुझे उम्मीद है कि अब ये आपके लिए आसान हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये जानकारी हमें देने के लिए। और चलते चलते क्या कुछ सलाह आप हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, सलाह तो यही है कि आप जब भी अगर जो भी प्रोसेस करते हैं, जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप जो भी, जैसे हमने डीमेट में बात करी कि एक खाते से दूसरे खाते
खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि हैंडल विद केयर। जो भी आप चीज़ें आप करते हैं, आप उसको सोच समझ के, जो भी डिटेल्स आप भरते हैं आप सोच समझ के भरिए कि सही डिटेल है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप ये समझिए कि आप सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप सही जगह पे सही वेबसाइट पे काम करें। आप बिना वजह किसी को ओटीपी या अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जरूरी है इन बातों का ख्याल रखना। शुक्रिया सर इन जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के मनी वाले में इतना ही। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।